गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आप लोगों का इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। मानव प्रजनन से रिलेटेड हम लोग सभी चीजों को सीरीज वाइज पढ़ते जाएंगे। तो इनमें से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता क्या है, प्रजनन किसे कहेंगे। तो प्रजनन से रिलेटेड चीजों को जानेंगे कि प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसा संतान को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि मानव में किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। जनरली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इसमें ह्यूमन में किस टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, तो इनको हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होंगे, मतलब सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। और उनके साथ साथ मानव जो अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन में डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है, उसका बर्थ होता है, जिसे हम लोग कहेंगे ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो रिप्रोडक्शन के इन चीजों को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन की कुछ इवेंट्स है, उस इवेंट से रिलेटेड आज के इंट्रोडक्शन टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इन चीजों को देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इवेंट्स होते हैं, वो क्या क्या इवेंट्स होंगे, तब फिर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्योंकि आज के इस टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही पढ़ा जाएगा। तो इनको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ घटनाएं होती है, वो घटनाएं, वो इवेंट्स क्या क्या है। क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जब ये सारी घटनाएं कंप्लीट होती है, उसके बाद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जिसमें बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ। तो उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ह्यूमन में चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन जो जिस मेथड के थ्रू, जिस प्रक्रिया के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस किसको कहेंगे? गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहेंगे। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे गैमेट्स दो तरह के होंगे। गैमेट्स, एक को हम लोग कहेंगे मेल गैमेट, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, और दूसरा फीमेल गैमेट होंगे, फीमेल गैमेट, जिसको नर युग्मक और मादा युग्मक कहेंगे। तो मेल गैमेट जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जिस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग oogenesis कहेंगे। oogenesis में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है कंप्लीटली, इस स्टेप में गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्म होता है मेल गैमेट। जैसे कि मेल गैमेट में ह्यूमन में हम लोग देखेंगे स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होना,
स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में एग का फॉर्मेशन होना, जिसको हम लोग कहेंगे oogenesis। जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म और फीमेल में देखेंगे, ह्यूमन फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन किसको कहेंगे? वीर्य, जिसको कहा जाता है गर्भधारण। इंसेमिनेशन जब इसको कहा जाता है कि जब सीमेन का ट्रांसफर होता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन, वीर्य का ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोपुलेशन, कोपुलेशन के दौरान फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन का ट्रांसफर होना इंसेमिनेशन कहलाता है। इसमें रिप्रोडक्शन के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको कहा जाता है कि उसमें पेनिस पार्टिसिपेट करता है, जो सीमेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इस ट्रांसमिशन प्रोसेस को ही कहा जाता है इंसेमिनेशन। और जैसे कि सीमेन का ट्रांसफर होता है, उसके बाद एक प्रोसेस होगी जिस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे? उन गैमेट्स जिनका सीमेन से ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहेंगे, और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पहले से मौजूद एग का संलयन, जिसको फ्यूजन कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूज होना और इससे डिप्लॉयड जाइगोट बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब स्पर्म प्लस एग ये कंबाइंड होके जाइगोट का फॉर्म करता है, जाइगोट, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में ये भी हैप्लॉइड होंगे और एग भी हैप्लॉइड होगा, और ये दोनों मिलकर जाइगोट फॉर्म करता है, इसी को डिप्लॉइड कहेंगे। ये डिप्लॉइड होंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 46 हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन को प्रत्यारोपण कहेंगे। तो इस प्रत्यारोपण में जैसे कि अटैचमेंट एंड इम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम वॉल में, यूटेरस का इंडोमेट्रियम वॉल में अटैच होना, जुड़ना, उस प्रोसेस को कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है इंडोमेट्रियम वॉल के साथ, जिसको हम लोग आरोपण या इसको कहा जाता है स्थापित होना। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वॉल में स्थापित होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब इसमें देखेंगे इम्प्लांटेशन के बाद जिसको कहते हैं जेस्टेशन, इसको गर्भ अवस्था या इसी को हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी पीरियड में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसके सेल में जाइगोट में कंटिन्यूअस डिवीजन होने के फलस्वरूप उसमें मल्टीपल सेल्स बनता है, और वो फंक्शंस के बेसिस पर आगे 3 जर्म लेयर फॉर्म करता है। उसी 3 जर्म्स लेयर्स के थ्रू सभी ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा। ये गेस्टेशन पीरियड के दौरान होता है, क्योंकि गर्भाशय के भीतर भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु का विकास होना, डेवलपमेंट, इसे वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद जैसे ही एम्ब्रायो का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, तो फुल डेवलप्ड एम्ब्रायो के उसके बाद उसका बर्थ होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं पार्चुरेशन, जिसको प्रसव कहा जाता है, बर्थ या डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी। इसको कहते हैं कि फुल्ली डेवलप्ड बेबी का ही बर्थ होना पार्चुरेशन कहलाता है।
इस प्रोसेस में हम लोग इन इवेंट्स को देखें, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं इवेंट से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का सिलेबस है, सिलेबस में इन चीजों को पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और इसमें से हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसमें जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज बनता है, 4 सेल बनता है, 8 सेल बनेगा, 16 के बाद जो ब्लास्टुला, ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है। यही ब्लास्टोसिस्ट जाके इंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद इसका ड्यूरेशन जो होंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी पीरियड। और अटैचमेंट होने की प्रक्रिया को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअसली ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ साथ फाइनली फुल्ली मैच्योर एम्ब्रायो जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका बर्थ होता है। उसी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है, जिसे हम लोग कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो इनसे पहले जो भी डिस्कस हुई, वो सारे इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन चीजों टॉपिक को ही हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो हम लोग उसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होगा, उस ऑर्गन सिस्टम को ही हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको पुरुष जनन तंत्र कहते हैं, तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड मेनली इन द पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसमें पेल्विक गर्डल होता है, उसमें 3 पेयर्स बोन मौजूद होते हैं, और उसी को कहा जाता है पेल्विक, जिसको कहा जाता है स्ट्रोली क्षेत्र रीजन कहा जाता है। और इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, क्योंकि इसमें ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म मेल सेक्स हार्मोन्स, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, स्रावित करता है, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म। ये भी हेल्प करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म को फीमेल के जेनेटल ट्रैक में ट्रांसफर करता है। उनके साथ साथ इनमें स्पर्म को फैलोपियन वेजाइनल ट्रैक में पहुंचाता है। इसका कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना तथा शुक्राणुओं का परिवहन एवं निक्षेपण करना, जिसको कहें। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन। अब देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहेंगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है टेस्टिस। टेस्टिस आ जाएगा, इसका ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस, इसके नंबर 1 पेयर होंगे, 1 पेयर नंबर होंगे। ये परसेंट होता है 1 पेयर में। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसी में गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट्स फॉर्म होगा, जिसमें से हम लोग कहेंगे मेल गैमेट, जिसको कहेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरा होगा, जिसको कहा जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसको सहायक जनन अंग कहेंगे। तो सहायक जनन अंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 2 चीजें आएंगी। एक को हम लोग कहेंगे एक्सेसरी ग्लैंड, जो हेल्प करता है सिक्रेशन के थ्रू, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एसिड, जिसको डक्ट सिस्टम कहेंगे। इन चीजों को इसमें देखेंगे कि डक्ट सिस्टम के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा।
एक को देखेंगे कि रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये डक्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स है। इनका काम क्या है, इन डक्ट सिस्टम क्या करते, तो देज डक्ट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ये डक्ट सिस्टम टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म को मैच्योर भी करता है, उसके साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड जिसको कहेंगे सहायक ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, इनमें से हम लोग 3 ग्लैंड्स देखते हैं। एक को हम लोग कहेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, जिसको वीर पुटिकाएं कहेंगे। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये 3 ग्लैंड्स होंगे जो केमिकल सीक्रेट करते हैं, और इसका काम होता है कि these glands add their secretion to sperm to form seed। जब इनके थ्रू सीक्रेट होने वाले केमिकल्स स्पर्म के साथ कंबाइन होता है, तो आगे जाके ये वीर या सीमेन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये ग्रंथियां शुक्राणुओं में अपने स्राव मिलाकर वीर्य का निर्माण करती है। तो और उसके बाद देखेंगे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंतर्गत, जिसको बाह्य जननांग कहेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेनिस के बारे में, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा पढ़ेंगे स्क्रोटल सेक। स्क्रोटल सेक एक अंडकोश बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पॉच लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे टेस्टिस उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उस सेक को कहा जाता है अंडकोश या स्क्रोटम कहेंगे। इसी में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर कम होता है, ताकि जो सेल्स स्पर्म फॉर्म करता है, जिसको हम लोग स्पर्म मदर सेल्स कहेंगे, वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे वो किल हो जाता है, मर जाते हैं। और जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इसका कम होता है, ताकि वो सेल किल ना हो, ना मरे और स्पर्म फॉर्म कर सके। तो ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आ जाता है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें कि डक्ट सिस्टम में कौन कौन आएंगे, क्या क्या पार्ट्स आता है, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस अधिविर्शन, वास डिफरेंस, जिसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, और इनका काम होता है स्पर्म का मैच्योरेशन करना और उनको ट्रांसफर करना। दूसरा देखेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड सहायक ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेमाइनल वेसिकल्स, जिसको वीर्य पुटिकाएं, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। तो इनसे कुछ सिक्रेशन होंगे, वो सिक्रेशन स्पर्म के साथ कंबाइन होके सीमेन का फॉर्मेशन करता है, वीर्य का निर्माण करता है। ये ग्रंथियां शुक्राणुओं की अपने स्राव मिलाकर वीर या सीमेन का निर्माण करती है। तो ये एक हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में हम लोग वहां पे जो देखे प्राइमरी, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग इसको देखेंगे कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस जिसको कहते हैं विर्शन। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पे डक्ट सिस्टम में रेटिटेस्टिस देखें, वासा एफ्रेंसिया देखें, एपिडिडाइमिस देखें और वास डिफरेंस देखें। ये चारों, इसको हम लोग कहेंगे डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद
ये वास डिफरेंसिया एक जाके ओपन होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों को हम लोग देखेंगे कि ये एसेसरी डक्ट ग्लैंड है, जिसको कि एसेसरी ग्लैंड कहा जाएगा। ग्लैंड कहा जाएगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। इससे जो केमिकल सीक्रेट होता है आगे जाके सीबेम का फॉर्म करते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा, ये कॉमन पाथ है, और फिर उनके थ्रू और इनके जो पार्ट होंगे इसको हम लोग पेनिस कहेंगे। पेनिस के अपर लेयर स्किन होंगे, इन स्किन को हम लोग कहेंगे फोर स्किन, और इनके जो पेनिस के अपर पार्ट जो ब्रॉड होता है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, इस सेंसिटिव पार्ट को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। और इसके जस्ट पीछे पार्ट होंगे जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स से निकलने वाली जिसको एजुकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, वो कंबाइन मिलके एक कॉमन पार्ट में खुलता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहेंगे। अब यही चीजों को दिखाया गया कि इसमें एजुकुलेटरी डक्ट क्या होंगे, जैसे कि सिमेनल वेसिकल्स के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके थ्रू वो एक कॉमन पाथ में इंटर करता है, इसी को कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जस्ट एक ग्लैंड होगा जिसको कहा जाता है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे। और यहाँ पे जो टेस्टिस जिस एक पोच लाइक रचना में कवर्ड किया हुआ रहता है, इसको कहा जाता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहेंगे, और इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो इसमें ग्लैंस पेनिस, फोर स्किन, यूरेथ्रा पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें पिछले डायग्राम में हम लोग देखें उसी डायग्राम का ये भी हिस्सा है, सेम चीजों को मेंशन किया गया है। अब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस का एनालिसिस करेंगे, टेस्टिस के बारे में जानेंगे, टेस्टिस क्या होता है। तो यहाँ पे टेस्टिस, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, इसको प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिस देखेंगे कि टेस्टिस का लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में उपस्थित होता है, एक बैग लाइक। तो टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आर लोकेटेड स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहेंगे। तो इसका लोकेशन है, ये स्क्रोटम में होता है, जिसको अंडकोश कहा जाता है। द स्क्रोटम मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर को कम रखता है, ताकि वहां पे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर उसका कम हो, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर में नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पर्म मदर सेल किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अंडकोश वृषणों का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखता है, जो कि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। अब इसका लोकेशन, इसका शेप देखेंगे एंड साइज। इसका शेप आकार होता है कि ओवल शेप होगा, इसका अंडाकार शेप होगा, और इनकी लेंथ 2 to 5 सेंटीमीटर होंगी लेंथ, और इसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और इसका वेट अप्रॉक्स देखेंगे 20 to 25 ग्राम ईच, जिसका वेट देखेंगे। इस टेस्टिस का वेट कितना होता है, 20 से 25 ग्राम उसका वेट होता है लगभग। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किसको कहेंगे, जिसको कहा जाता है विर्षणीय खंडिकाएं। कहा जाता है कि ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड internally into about 250 compartments called testicular lobules। ये कहा जाता है कि हर एक टेस्टिस
में कई कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इनके नंबर्स 250 तक होते हैं। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 होते हैं। प्रत्येक विर्शन अंदर से लगभग 250 खंडों में विभाजित होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेंट 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कहा जाता है हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में लगभग 2 से 3 मतलब 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। प्रत्येक विर्षणीय खंडिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु जनक नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसको कहेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यहीं पे स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। शुक्राणु जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स सेल्स पाए जाते हैं। तो 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहेंगे मेल जर्म सेल, जिसको कहा जाता है स्पर्म जर्म सेल, मेल जर्म सेल। इस सेल्स का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्टोली सेल, सॉरी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जनक कोशिकाओं के आंतरिक सतह पर नर जनन कोशिकाएं, जिसको मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल पाई जाती है। 2 तरह के सेल पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब इसका कार्य क्या होता है। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोजोआ गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन ही करता है मेल जर्म सेल। दूसरा है सर्टोली सेल, ये प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट द डेवलपिंग जर्म सेल्स। ये जर्म सेल को सपोर्ट भी करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ये विकसित हो रही जनन कोशिकाओं को पोषण एवं सहारा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स उपस्थित होते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है मेल जर्म सेल या स्पर्म मदर सेल। इन सेल को कहा जाता है स्पर्म मदर सेल। इसको कहा जाता है स्पर्म मदर सेल, मदर सेल्स, या तो फिर इसको हम लोग कहेंगे मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। मेल जर्म से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इनमें सर्टोली सेल लगे होते हैं, सर्टोली सेल्स भी उपस्थित होंगे। सर्टोली सेल्स, ये जर्म सेल आगे डिवाइड करते डेवलप करते हुए स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये सेल आगे डेवलप करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये रेड कलर दिखाया गया है, इसको हम लोग कहेंगे, रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सर्टोली सेल पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करना इनका काम। और ये जर्म सेल से
स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है और इस कंप्लीट प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। तो और भी सेल्स होंगे जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें सर्टोली सेल्स होंगे और ये कंबाइंड फॉर्म होगी। अब इन सेल के बीच कुछ सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाता है, इस सेल को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे, या तो इसी को हम लोग कहेंगे लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स कहा जाता है। और इस सेल्स का काम होता है हार्मोन सीक्रेट करना। तो ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेशन, जिसके वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो पाता है। और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होंगे जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये फिगर है टीएस ऑफ टेस्टिस का, टीएस ऑफ टेस्टिस का इस फिगर। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखें कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होगा। तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 तक हो सकती है। ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल को इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, इसी को लेडिंग सेल्स कहा जाता है। इसके थ्रू एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ भी कराता है। और यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म मदर सेल्स को डेवलपिंग के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगर पूछे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हम लोग कहेंगे स्पर्म मदर सेल से होता है, जिनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इस टेस्टिस इज सराउंडेड बाय अ टफ कनेक्टिव टिश्यू। ये टेस्टिक्स में क्या होता है, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और सेप्टा एराइजिंग फ्रॉम द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया उसमें सेप्टेड का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, जिसको पड कहा जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। तो डिवाइडेड द टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जिसके वजह से इस मेम्ब्रेन के थ्रू टेस्टिस टेस्टिकुलर लॉब में बढ़ जाता है। और इंटरस्टिशियल सेल द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स मौजूद होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे, इसी को लेडिंग सेल्स कहा जाता है। इस सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। तो लेडिंग सेल्स सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। लेडिंग सेल्स कोशिकाएं पुरुष लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, स्राव करती है।
जिसके वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस, सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिस के बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये कई कंपार्टमेंट में होते हैं, जिसमें से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, जिसमें से प्रत्येक लॉब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, जिसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स होंगे, जिसमें से स्पर्म का निर्माण होता है। और मेल सेल, सर्टोली सेल, ये दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इनके साथ साथ स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनसीईआरटी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए इसको कंप्लीट किया गया। अब फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनके अंदर होने वाली जो भी इवेंट्स है उनको हम लोग आगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। जितने आज इवेंट्स को पढ़ा गया है, इन इवेंट्स को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़े, कंप्लीट किए, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक आएगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करते रहेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर पसंद आए है या ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।